Assalamualaikum students, hope you are doing well. Today we are going to read our second chapter of first unit, that is with the same vision and mission theme. This chapter actually contains Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speech in front of Pakistan's first Constituent Assembly. And on very next day, he became the president of this Constituent Assembly, on 11 August 1947. Quaid-e-Azam actually giving a huge and great responsibility to Constituent Assembly, and that was to set first constitution for the state of Pakistan. Quaid-e-Azam 11 अगस्त स्पीच इज़ द मोस्ट फेमस स्पीच। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि 11 अगस्त 1947 स्पीच है। ये 1977 यानी 1977 तक मुसलसल रेडियो पाकिस्तान से इसको रोज़ाना नशर किया जाता रहा, मगर इसके बाद इसकी रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया गया। इस स्पीच की सबसे अहम बात यह है कि इसमें quaid-e-Azam ने अपने मुस्तकबिल की रियासत का मुकम्मल नक्शा खींचा है और फ्यूचर पाकिस्तान के बारे में बताया है कि फ्यूचर का पाकिस्तान मेरा कैसे होगा। quaid-e-Azam जिस मिसाली रियासत के तौर पर इसको देखना चाहते थे, उसकी तमाम डिटेल जो है वो उन्होंने इस स्पीच में डिलीवर की। इस स्पीच को आप quaid-e-Azam का तस्वर पाकिस्तान कह सकते हैं। अच्छा, इस स्पीच की एक और अहम बात यह है कि अक़लियतों और पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ के बारे में इसमें इन्होंने बहुत क्लियर कट बात की और ये कहा कि अक़लियतों को इसमें पूरे हकूक़ हासिल होंगे। इस स्पीच में अक़लियतों के हकूक़ पे इतनी जोर दी गई कि फिर गवर्नमेंट ने 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन करार दिया। चैप्टर का फर्स्ट पैरा ही हम पढ़ेंगे तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की समरी क्या है, या इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको फर्स्ट पैरा में ही मिल जाते हैं। So in this chapter he advocates the ideology of Pakistan, rights of citizens, rights of minorities, citizenship के जो हकूक़ हैं, rules, laws, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो वो चीज़ डिस्कस करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर बेसिक लॉज फॉर एनी कंट्री। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो बुनियादी कवानीन होते हैं, रूल्स एंड लॉज होते हैं, उनको मुरतब करने का जो इदारा था वो कानून साज असम्बली थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, क्योंकि इन रूल्स रेगुलेशन के बगैर और इन लॉज के बगैर जो है कोई स्टेट नहीं चल सकता। तो इस एड्रेस में इस इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कानून साज असम्बली के सामने उनको दिया गया और उन्हें ये बताया गया कि उनको कितना इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, क्योंकि न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान फुली डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो इन द वेरी फर्स्ट पैरा वी आर टोल्ड दैट Jinnah's vision of Pakistan is actually the most disputed area, the most disputed thing in Pakistan, and that is why he also clarifies his ideology of Pakistan कि जिनको एतराज़ है पाकिस्तान बनने पे, बहुत सारे लोग अगर नाखुश हैं तो उनके लिए अपने दो कौमी नज़रिए की मज़ीद वजाहत करते हैं यहाँ पे, ताकि उनको जवाब मिले कि दिस वॉज द राइट थिंग। Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan and known as the Quaid-e-Azam great leader। तो Quaid-e-Azam जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, उन्हें जितने भी स्पीचेस दी वो सारी की सारी मशहूर हुई, लेकिन उनमें से एक सबसे मशहूर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये 11 अगस्त 1947 की ये तकरीर है। टुडे देयर इज़ हार्डली अ मोर कंटेंशुअस इशू इन पाकिस्तान दैन द इशू ऑफ Jinnah's विजन। कंटेंशुअस मीन्स डिस्प्यूटेबल, डिसएग्रीएबल, काबिल बहस, मुतनाज़ा, मीन जो वजह तनाज़ा बनी। While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslims nationalism, Jinnah was widely held as a competent barrister who had only championed the cause of Hindu-Muslim unity and a united India। तो जब पाकिस्तान बना, और वो इस वजह से बना कि इंडिया में मुस्लिम नेशनल दो कौमी नज़रिए के तहत बना, तो उस वक्त भी जिन्ना जो है वो एक काबिल बैरिस्टर के तौर पर माने जाते थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में काफ़ी काम किया। Widely held, he was known, competent means very talented, very able, and barrister is a person जो फॉरेन लॉयर होता है, फॉरेन से लॉ की डिग्री लेकर आता है, आप इसे ब्रिटेन लॉयर भी कह सकते हैं। So before the creation of Pakistan he actually worked. It was a big political achievement of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah that he worked for the unity of Hindu-Muslim. When the partition of India finally occurred, Jinnah, soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan, gave expression to his vision of Pakistan in an address to the Constituent Assembly on August 11, 1947. Dominion means a state which has its own rules and government etc. तो जब इंडिया तकसीम होकर पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन बन गया, एक अलग स्टेट रियासत बन गया, उस वक्त Quaid-e-Azam ने अपने नज़रिया पाकिस्तान, हिज विजन ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्रेस किया।
उसको बयान किया किसके सामने, पहली दस्तूरसाज असम्बली के सामने 11 अगस्त 1947 को। ही स्पोक ऑफ एन इंक्लूसिव एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट। इंक्लूसिव, अंदरूनी, कम्प्रिहेंसिव, ने मुल्क की अंदरूनी रियासत के बारे में बात की, और एक इम्पार्शियल गवर्नमेंट जो गैर जानिबदार हो, जो किसी की साइड ना ले, जो पार्टीबाजी ना करे, जिसमें ग्रुपिंग ना हो। सो एक इम्पार्शियल गवर्नमेंट के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें हमें रिलीजियस फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, यानी नई रियासत पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए आज़ादी होगी, तमाम लोगों को हकूक़ जो है वो इक्वलिटी के साथ, मुसावात, बराबरी के साथ मुहैया होंगे। ही ऑल्सो सीम टू एडवोकेट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी नज़रिए पाकिस्तान की भी वजाहत करते हैं। Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, which you give me, which you rewarded me by electing me as your first president. So here he addresses the previous president of this constituent assembly, who was Mr. Jujendra Nath Mondal, जो एक हिंदू थे और वो प्रीवियसली इसी दस्तूरसाज असम्बली के जो है प्रेसिडेंट थे। अब चूँकि कायद आज़म को चुना गया तो वो सबका थैंक्स अदा करते हैं। अटमोस्ट सिंसेरिटी मीन्स विद कोर ऑफ माई हार्ट, यानी तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ उस इज़्ज़त के लिए जो आपने मुझे बख्शी। कॉर्डियली मीन वार्मली, utmost sincerity means deep sincerity, full sincerity, for the respect you have given me. I also thank those leaders who have spoken in the appreciation of my services and their personal references to me. तो जो खिदमात मैंने अंजाम दी उनके लिए भी उनका शुक्रिया कि उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। Their personal affiliation to me, their personal knowingness to me, या वो जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं। I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example to the world. तो तमाम दुनिया के लिए हम इसे मिसाल बना देंगे, मुझे यकीन है इस बात का। Cooperation means with your help, with your support. So the constituent assembly has got two main function to perform. Here the Qaid-e-Azam wants to tell this first constituent assembly their responsibilities. So उनमें से सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो इस मुल्क के लिए एक आइन बनाए। The first is the very onerous. Onerous means hard working है, बहुत laborious work है, tiresome, जो सबसे थका देने वाला पहला काम है और बहुत मुश्किल है। And responsible task of framing the future constitution of Pakistan, वो मुस्तकबिल के लिए एक आइन बनाना है। And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. दूसरा काम ये था कि कायद-ए-आज़म ने जो है इस इदारे को फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम करने को कहा। मतलब ये है कि उसको फुल कंप्लीट सोवराइन बॉडी डिक्लेयर किया, सुप्रीम बॉडी डिक्लेयर किया, और एक वफाकी मुकन्नना या एक पार्लियामेंट का दर्जा भी दिया, इसलिए कि कानून साज असम्बली को जितना बाइख्तियार बनाया जाएगा तो वो लोगों के इन्फ्लुएंसेस से पाक होगी, किसी के ज़ेर असर नहीं होगी और बहुत अच्छा आइन जो है वो बना पाएगी अपने मुल्क के लिए। यू नो रियली दैट नॉट ओनली वी ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution. Unprecedented means something not done or experienced before. आप इसको unexpected कह सकते हैं। A cyclonic very powerful revolution means change, तब्दीली। तो पाकिस्तान बनाकर जिस तरह हम खुद हैरान हैं कि हमने ये काम कैसे कर दिया, इसी तरह पूरी दुनिया हमारी तरफ हैरत से देख रही है और वो भी हैरान है कि हमने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, इतनी बड़ी इनकलाब लाए हम। रेवोल्यूशन मीन इनकलाब, which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent, और जिसकी वजह से इस सब कॉन्टिनेंट में बड़े सग़ीर पाक व हिंद में दो अलहदा स्टेट्स का क़याम जो है, सोवराइन खुद मुख्तार स्टेट्स का जो क़याम है वो अमल में आया। As it has been unprecedented, there is no parallel in the history of the world. Parallel means there is no example. ये जो है ये बेमिसाल काम जो हमने किया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants, मीन हर तरह के बाशिंदे, शहरी इसमें हैं, हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह, has been brought under a plan which is titanic. Titanic means very big, very huge. बहुत बड़े एक मंसूबे के तहत सबको एक ही जगह इकट्ठा किया गया, unknown, unparalleled। और ये जो है इससे पहले
अननोन था सबके लिए। अनपैरेलल्ड मीन जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई एग्जाम्पल ना हो, जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना मिले। मैचलेस, अनएग्जाम्पलरी। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट इज दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली एंड बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अपनी रियासत को हासिल करने के लिए हमने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि हमने इसे बहुत पुरअमन तरीके से हासिल किया, विदाउट एनी ब्लडशेड, किसी जंग किए बगैर, और हमारे आला किरदार के बदौलत ही ये मुमकिन हुआ। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली, आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट एट दिस मोमेंट। प्रोनाउंसमेंट मीन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग, ऐलान करना बाकायदा, बट आई शेल से। सो अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही सेज दैट अभी तक मैं कुछ अनाउंस नहीं कर सकता, कोई ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उन्होंने अपना काम शुरू किया। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट जो है सबसे ज़रूरी बात यह है, थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा, विच आई वुड स्ट्रेस अपॉन, इज दिस: रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ sovereign legislative body, mean you are supreme law making body now and you have got all the powers, और आपको पावर दी गई। It therefore places on you the gravest means the serious, very highly responsible task। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधों पे अब आ गिरी है वो ये है कि as to how you should take your decision, वो ये कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं। The first observation, the first suggestion, पहला मशवरा मैं आपको ये दूंगा that I would like to make is this: you will no doubt agree with me, और आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस बात में, that the first duty of the government is to maintain law and order। सबसे पहले law and order situation जो है उसको कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। So that the life, property and religious beliefs of its subjects mean people of a country, people of स्टेट, रियाया, अवाम जिसको कहते हैं, आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। सबसे पहले हमने अपने अवाम की जो रिलीजियस बिलीफ है, उनकी जो माल और जायदाद है, उनकी जान की हिफाजत का ज़िम्मा लेना है। The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption। तो दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि वो सबसे बड़ा कर्स जो है, कर्स मीन ट्रबल आप कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी दूसरी मुश्किल जिससे इंडिया गुजर रहा है वो इस वक्त ये है कि, और वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि दूसरे जो ममालिक हैं वो इससे फ्री हैं, वो उसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती, बट आई थिंक कि हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। वो है रिश्वत और धोखा, करप्शन जो है, बदगुमानी जो है हमारे मुल्क में वो बहुत ज़्यादा है। दैट रियली इज़ पॉइजन। ये हमारे लिए वाकई जहर की हैसियत रखता है। वी मस्ट पुट दैट डाउन, वी मस्ट रिमूव इट, वी मस्ट डिफीट इट। हमें इसे ख़त्म करना है विद एन आयरन हैंड। आयरन हैंड मीन्स स्ट्रिक्टली विद पावर। तो हमने अपने पावर के साथ अब इसको ख़त्म करना है। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिकेट मेजर्स। एडिकेट मीन्स सूटेबल, इनफ, proper measures means steps. You will take proper step, suitable steps, enough measurements। आप मुनासिब इक़दामात उठाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए, as soon as it possible for this assembly to do so। इस असम्बली के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो सका। The next thing that strikes me, दूसरी चीज़ जो मुझे strikes, जो मुझे अलार्म करती है, the next thing which alarms me, the next thing which warns me। अब नेक्स्ट चीज़ जो उनको बुरी लगती है वो है वो चीज़ जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिली है। लेगेसी मीन्स मीरास में मिलना, कोई चीज़ जो पिछली जनरेशन से आपको मिले। मीन वी इनहेरिटेड दीज बैड हैबिट्स और दिस करप्शन। Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. Nepotism here means to give jobs, high jobs to your relatives, and jobbery means नाजायज़ तरीके से गवर्नमेंट की चीज़ों का बेजा इस्तेमाल करना। I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery and nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. I won't tolerate it if someone pressurize me or force me to do this
दिस करप्शन। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई ये चाहेगा कि मुझे फोर्स करे और करप्शन के लिए मुझे आमादा करे, मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। Whenever I will find that such a practice is in vogue means popular in practice। तो अगर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है और is continuing anywhere, low or high, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, I shall certainly not countenance it, I will not tolerate it, I will not bear it। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal। Much has been said against it। इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तकसीम जो है वो पसंद नहीं है, बट नाउ दैट इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो एक बार जब ये हो गया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू लॉयली अबाइड बाई इट। यानी अगर उस स्टेट में हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जो भी हैं, उनको अब ये मान लेना चाहिए कि ये डिवीजन हो गई है। सो अबाइड बाई इट मीन्स टू ओबे दिस एंड ऑनरेबली एक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विच इज़ नाउ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल। अब जब इसके हम मातहत आ गए हैं तो हमने इसकी फरमाबरदारी करनी है। But you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो गैर मामूली इनकलाब आया, यानी जो पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। One can quite understand the feeling that exists between the two communities whenever one community is the majority and the other is in minority। एक बंदा इन एहसासात को अच्छी तरह से समझ सकता है जब वो एक ऐसी जगह पे रहता हो जहाँ पे और लोग मेजॉरिटी में हों और कुछ लोग माइनॉरिटी या अक़लियत में रहते हों। बट द क्वेश्चन इज़ वेदर इट वाज पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल टू एक्ट अदरवाइज दैन व्हाट हैज़ बीन डन। यानी अगर इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान एक अलग स्टेट ना बनता तो क्या इस तरह से मुमकिन था कि वो इंडिया में यूनाइटेडली रहते। अ डिवीजन हैज़ टू टेक प्लेस। ये तकसीम होनी थी ऑन बोथ साइड्स इन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। देयर आर सेक्शंस ऑफ पीपल हु मे नॉट एग्री with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution and I'm sure the future history will record its verdict in favor of it। verdict means decision कि यही एक वाहिद हल था और मेरे ख्याल में फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस फैसले की तायद करेंगी। and what is more, it will be proved by actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्लियर होता जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया के आइन का एक यही हल था। Any idea of united India could never have worked and in my judgment it would have led us to a terrific disaster। terrific means very big, very huge, disaster means destruction। और उनके ख्याल में कोई भी ऐसा ख्याल कि हम इंडिया के साथ एक साथ होके रह सकते हैं, ये हमें ले जाता बहुत अजीम तबाही की तरफ। मे बी दैट व्यू इज़ करेक्ट, मे बी इट इज़ नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। इट विल बी प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ ये खुद प्रूव होता जाएगा कि ये फैसला कितना अहम और कितना सही था। ऑल द सेम इन दिस डिवीजन इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी बीइंग इन वन डोमिनियन और द अदर। कुछ भी हो, इस सारे मामले में ये बात बहुत अहम थी कि किसी एक अक़लियत का दूसरे डोमिनियन में रहना जो था वो इम्पॉसिबल था। नाउ दैट वाज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मीन्स वन थिंग विच कुडंट बी इग्नोर्ड। अब इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन, और इसके अलावा कोई हल भी नहीं था। नाउ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। नाउ इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स प्रोग्रेसिव, तरक्की याफ्ता अगर हम बनाना चाहें। अब जो तकसीम होनी थी वो तो हो गई, अब हम अपने मुल्क को कैसे खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाएं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा स्टूडेंट साहब से कि मिसाली रियासत की तस्वीर मुकम्मल खाका जो है वो पेश करते हैं। वी शुड होली एंड सोली मीन कम्प्लीटली, पूरे मुकम्मल तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वेल बींग ऑफ द पीपल, हम लोगों की वेल बींग के लिए फोकस करें। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स टू फोकस, तवज्जो दें। well-being means भलाई on the good of the people and especially of the masses and the poor, और सबसे ज़्यादा जो गरीब आवाम है। masses mean population, subject रियाया जो है। if you will work in cooperation, if we will help each other,
forgetting the past, माजी को भूल जाएं. Burying the hatchet. Burying the hatchet is an idiomatic expression. It means to end a quarrel. Burying means दफन करना. The hatchet means, hatchet is the tool. यहाँ पे मतलब है पुरानी रिकावतों को दबा दें, उसको दफन कर दें. You are bound to simply to forget your past. अपनी माजी को भुला दें. You are bound to succeed. So you will get success. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relation he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed. Caste mean कबीला, उसका तबका, और creed mean उसका नस्ल. बिना तफरीक रंग नस्ल के, ज़ात पात की तकसीम के बगैर अगर आप ये भूल जाएं कि आप माजी में क्या थे, आपका रिलेशन उनसे क्या था या क्या हो चुका है, तो इस चीज़ का इग्नोर करना, इस चीज़ को भुला देना जो है, ये आपका सबसे पहला काम है. सेकेंड एंड लास्ट, अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट विद इक्वल राइट्स प्रिविलेजेस. तो पहली बात, अगर आप इस तरह से कोई तफरीक नहीं करेंगे, सेकेंड एंड लास्ट, अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट विद इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस. और दूसरा ये कि आप ख़ुद को कंसिडर करें कि आप इस रियासत के शहरी हैं, इक्वल राइट्स आपको हासिल हैं, बिल्कुल बराबरी वाले हकूक़ हासिल हैं. प्रिविलेजेस मीन बेनिफिट्स, और उसी तरह की सहूलतें आपको मैसर हैं. एंड ऑब्लिगेशन, और इसी तरह से आप अपने फ़राइज़ भी अदा करें, अपनी ड्यूटीज़. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज़. देयर विल बी नो एंड टू द प्रोग्रेस यू विल मेक. तो फिर जब आप तरक्की करेंगे, यू विल गेन एंडलेस प्रोग्रेस, यानी ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे आप. आई कैन नॉट एम्फसाइज इट टू मच. एम्फसाइज मीन्स स्ट्रेस अपॉन, टू मच. वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट. तो हमें इस जज्बे के तहत काम शुरू करना होगा. एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज़ मीन डिफरेंसेस, जो हमारे इख्तलाफात हैं, ऑफ द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, बिकॉज इवन एज रिगार्ड मुस्लिम्स यू हैव Pathans, Punjabi, Shias, Sunnis and so on. And among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Kashtri, also Bengali, Madrasis and so on. इसके अलावा मुसलमानों में भी काफ़ी सेक्ट्स हैं, जैसे शिया, सुन्नी वगैरह, और हिंदुओं में ख़ुद भी कई सारे तबके हैं. तो इन सब को इग्नोर करना है आपने. So vanish mean it will remove, it will disappear, it will come to an end. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. To attain means to achieve. आज़ादी हासिल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो इंडिया में थी वो यही चीज़ थी. Else we would have been a free people long ago. अगर ये ना होते, ये तासुबात ना होते, तो हम कब के आज़ाद लोग होते. No power can hold another nation. Power या ताकत से कोई भी किसी कौम पे हुक्मरानी नहीं कर सकता. Especially a nation of 400 million souls in subjection. सबसे ज़्यादा अगर 400 मिलियन लोगों की आबादी हो और उनको ग़ुलाम बनाया जाए. Nobody could have conquered you. And even if it had happened, और अगर ऐसा हुआ भी होता, nobody could have continued its hold on you for any length of time. So if it had happened कि आपको slave बना भी दिया जाता, तो they couldn't control you for a very long time. मतलब ये partition एक दिन होनी थी. Therefore we must learn a lesson from this. तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other places of worship in the state of Pakistan. आप अपने मंदिरों में जा सकते हैं, आप अपनी मस्जिदों में जा सकते हैं. ये जो आज़ाद मुमलकत पाकिस्तान है, इसमें आप अपने रिलीजियस प्लेसेस में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए. आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए. इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं. So being a responsible citizen, you should neglect your religious differences. जो भी आपका religion है, जो भी है, उन differences को हटा दें और एक पाकिस्तान के एक जिम्मेदार शहरी बन जाएं. Now I think we should keep that in front of us, our ideal. And you will find that in the course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is personal faith of each individual, but in the political sense, as citizens of the state. With the passage of time, आप देखेंगे कि Hindus will cease, they would stop thinking themselves as a Hindu and Muslim would stop thinking them as Muslim. यानी religious
तौर पे नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल सेंस में कह रहे हैं कि सियासी तौर पर अगर आप ऐसा फील करेंगे कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो आप खुद को पाकिस्तान का शहरी पाएंगे। वेल जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play. Fair play means यहाँ पे equality, मुसावात, without any, as is put the political language, prejudice or ill will, in other words, partially or favoritism. एक दफ़ा फिर वो यकीन दहानी कराते हैं कि इस स्टेट नई रियासत में जो है कोई किसी किस्म का जो है प्रेजुडिस, बायसनेस को कहते हैं, जानिबदारी, इल विल, कोई बैड विल नहीं होगी, पार्शियलिटी नहीं होगी, मीन्स एक ग्रुप की जो है फेवर करना, उसको फेवरेटिज्म करना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। माय गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, बल्कि मेरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, जो जिसकी रहनुमाई मैं हासिल करूँगा, वो होगा इम्पार्शियलिटी। एंड आई एम श्योर दैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड, आई कैन होप to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. So with these feelings, I think we can make Pakistan a greatest nation of the world. Or Quaid-e-Azam also declares that he will be completely unbiased and no favoritism would be there in the new state of Pakistan.